आज 2024 के लिए वो सेक्टर्स जिनमें इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, सीधा वीडियो से शुरू करते हैं। अब शुरू करने के पहले गोयला का रूल देखो, आपको याद है ना? रूल बड़ा सिंपल है। रूल ये वीडियो एंड तक पूरी देखनी है सो दैट आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाओ। सेकंड रूल ये खुद रिसर्च करके ही आपको डिसाइड करना है। थर्ड रूल ये उसी सेक्टर में पैसे डालना जो आपको समझ आता है। तो सपोज अगर आपको एक सेक्टर समझ नहीं आ रहा है, यू आर फाइंडिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, बट आप सब वो न्यूज में बहुत चल रहा है तो आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो यहीं पैसे डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, लंबा नहीं टिक पाओगे। अगेन, ये जो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेम है, ये क्या है? ये T20 मैच नहीं है। लोग T20 मैच समझ के खेल रहे हैं, T20 मैच है ही नहीं है। यहां पे सर आपको टिकना है। ये क्या है? ये है टेस्ट क्रिकेट मैच। आउट नहीं होना है, बस लगे रहना है। यू हैव टू बी राहुल द्रविड़, नॉट सहवाग। तो शुरू करते हैं विद माउथ वाटरिंग सेशंस। एंड तक वीडियो जरूर देखना। विद द सेक्टर नंबर 1, हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर इज अ मैसिव इंडस्ट्री। अब देखोगे हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या आता है। हेल्थ केयर के अंदर जाएगा हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर आउटसोर्सिंग, देन मेडिकल टूरिज्म। कितने लोग बाहर से हमारे देश में आते हैं फॉर मेडिसिन और टू गेट ट्रीटेड, बिकॉज एक्चुअली इंडिया में सस्ता पड़ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, देन सर्विसेज, टेलीमेडिसिन। इट इज ह्यूज और एक ऐसी स्पेस है जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स भी भर भर के आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स तो देखो है ही है। अब व्हाई इज देयर अ नीड फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया? करंटली आप देखोगे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है। इट इज सेड दैट बाय 2030 इंडिया की 40% पॉपुलेशन वुड बी अर्बनाइज्ड। पीपल आर लिविंग हैंड टू माउथ, मतलब जितना कमा रहे उतना ही खर्चा कर रहे हैं। और मैं अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं, मतलब अगर एक महीने कमाए नहीं तो बस अब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, बिकॉज इतनी EMI जा रही है, इतनी सारी एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड किसकी है? अफोर्डेबल हेल्थ केयर की है, बिकॉज हेल्थ केयर इन अ कंट्री कैन गेट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए बिकॉज हेल्थ केयर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं और टेलीमेडिसिन चाहिए कि ऑनलाइन हम ट्रीटमेंट कर पाए, ऑनलाइन हम मेडिसिन पाए। हेल्थ इंश्योरेंस की मैसिव पेनिट्रेशन हो रही है, अब लोग उसको चीज ले रहे हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी भर भर के आ रहे हैं। ई हेल्थ आ रहा है, टैक्स बेनिफिट्स आ रहे हैं, विच मेक्स द हेल्थ केयर इंडस्ट्री ना वेरी वेरी लुक्रेटिव फॉर अस इन्वेस्टर्स, बिकॉज एक वो इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड तो है ही और बढ़ती जाएगी, डिमांड कभी इसकी कम नहीं होने वाली। एंड इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है, हेल्प कर इस इंडस्ट्री को, और प्राइवेट सेक्टर तो पैसा भर भर के इसमें पार्क कर रहा है। एंड दैट इज वाई हेल्थ केयर सेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है। अब थोड़े और डिटेल्स में जाते हैं। अब अगर आप पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को देखोगे ना, तो 80% क्या है? हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। अब इस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मैसिव ग्रोथ देखी गई है, अ ग्रोथ of 16 to 17% CAGR. In 2017, इंडिया की हॉस्पिटल इंडस्ट्री थी $61.8 बिलियन। In 2023 अब वो हो गई है $132 बिलियन। 16 to 17% का CAGR ग्रोथ है एंड आगे जाके एक्सपेक्टेड कि ये ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ेगी। ये तो बात हो गई फोरकास्ट की, आने वाले में क्या प्रेडिक्टेड है। अब बात करते हैं अभी ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। अभी आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसका जो बजट जो सरकार एलोकेट करती है, विच अमाउंट्स टू 89,155 करोड़, 13% बजट बढ़ा रहा है दोस्त। ये छोटा मोटा फिगर बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसमें भी आपको इंटरेस्टिंग चीज पता है, इसमें और भी इंटरेस्टिंग ये है कि इस 89,155 करोड़ में से 86,175 करोड़, मतलब 97% ये पैसा एलोकेट हो गया है टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। तो आप देख लो ना गवर्नमेंट इसमें कितना ज्यादा सीरियस है। गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है? सबसे पहला वो 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खड़ा करना चाहते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट खड़े करना चाहते हैं, कि जो एक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की प्रॉब्लम आती है हमारे देश में, हेल्थ केयर की बात करें, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सेकंड, गवर्नमेंट टायर 2 और टायर 3 सिटीज में पुश कर रही है हेल्थ केयर को। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी टायर 1 नहीं है, बिकॉज टायर 1 में प्राइवेट प्लेयर्स काफी हैं। मेन मार्केट, मेन ग्रोथ किधर होगी? टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, एंड द गवर्नमेंट इज फोकसिंग जस्ट देयर। अब इसमें स्टॉक्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किम्स का स्टॉक है, देन नारायणा हृदयालय का स्टॉक है, फिर अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है, राइट। बट अगेन इसमें आपको क्या देखना है, यू विल नॉट ओनली सी डायरेक्ट, क्योंकि एक सेक्टर में डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो आप उन OEMs को भी देखो जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट बना रही है, उन OEMs को देखो जो इस इक्विपमेंट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखो कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं, क्या हेल्थ केयर की ग्रोथ का बेनिफिट उठा सकती हैं, कैन दे ग्रो इन दिस। ये हर सेक्टर के साथ कॉमन है, आपको सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन ढूंढना है, आपको सेक्टर के इनडायरेक्ट रिलेशंस भी ढूंढना है। समझ आ रहा है? लाइक जल्दी से दबा दो, फिर नेक्स्ट सेक्टर से शुरू करते हैं, जो है हम सबका फेवरेट
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये सेक्टर वो है जो ऑलरेडी सबके जुबान पे चढ़ा हुआ है, इसके बहुत चर्चे हो चुके हैं और होने भी चाहिए बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल इतना भारी है, भारी है सेक्टर में। एज ऑफ नाउ इंडिया देखोगे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा इंडिया एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और अभी भी इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन आगे जाके और स्ट्रांग होगी। तो जस्ट इमेजिन हमारी जो एनर्जी की डिमांड है, बिजली की डिमांड है, वो किस लेवल पे है। ये तो है ही नहीं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बाहर भेजेंगे, वो तो है ही नहीं सर। अगर हम इंडिया को ही केटर करें ना, हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी डिमांड, हम वैसे अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। एज ऑफ नाउ बात करोगे तो भारत फोर्थ लार्जेस्ट है विंड पावर कैपेसिटी में, फोर्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है सोलर कैपेसिटी में। और इंडिया का एडवांटेज सिर्फ इसका नहीं है, इंडिया का एडवांटेज ये भी कि यार हम जो हमारी ज्योग्राफी है, धूप है, विंड है, हर टाइप के टेरेन है, इंडिया कैन एक्चुअली टेक द फुल बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सब स्पेसिफिकली सोलर का मैं बता रहा हूँ, जितना बेनिफिट एक सोलर एनर्जी को इंडिया जैसी कंट्री से मिलता है ना, वो शायद ही और कोई कंट्री हो। तो इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और जैसे आपने सुना है, मैंने G20 वीडियो भी बनाई थी, दैट G20 में गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कि 2030 तक हमारी ये गोल है, 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी ये करना है। गवर्नमेंट भर भर के पुश कर रही है। अब 2030 गोल्स क्या है समझने के पहले अभी तक गवर्नमेंट ग्रो क्या कर रही है। अगर मैं देखूंगा इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, इस पे कितना ग्रोथ हुआ है। 2012 में इसका ग्रोथ था 12%, 2023 में ये ग्रोथ हो गई है टू 30%। 30% मतलब जस्ट मोर देन ईयर में, 11 साल में ग्रोथ आपकी डबल से भी ज्यादा हो गई है, विच इज फैंटास्टिक। आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ती रहेगी। अब अगर आप यहीं पिछले साल से कंपेयर कर लो सर, कंपेयर टू 2022-23 सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कैपेसिटी बढ़ी है, विच अगेन सिर्फ एक साल के अंदर इट इज फैंटास्टिक। और यहीं पे आप बात करते हैं आगे फोरकास्ट की, तो इट इज सेट की बाय 2028 आवर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल ग्रो विद अ CAGR ऑफ 10%, विद 10%। इंडिया का क्या मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में? टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी जो पॉसिबल है। एंड इफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट गेट्स री इलेक्टेड और उनकी गवर्नमेंट की ही कमिटमेंट्स है, it's a very high probability they are going to take it very seriously। और सीरियस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। मैं आपको उनकी गोल्स बता रहा हूँ, इट इज मैसिव। उल्टा आई वुड से कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक गोल्स एंड आई होप कंप्लीट हो जाए। सबसे पहला गोल क्या है? दैट 45% कार्बन इमिशन इकोनॉमी का खत्म करना है बाय 2030 एंड आई रियली होप एंड प्रे कि ये हो जाए। मतलब दिल्ली वाले तो बहुत खुश होंगे। फिर इट इज सेड कि 50% एनर्जी, बिजली जो भारत कंज्यूम करेगा, दैट अमाउंट शुड कम कंप्लीटली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टिल 2030। एक टारगेट तो ये भी है कि यार इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन होना चाहता है, मतलब नो कार्बन एमिशन भारत में। आई रियली होप वो किस दिन हो। अभी देखने में तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। और भारत का जो गोल था G20 में कि 500 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल चाहिए बाय 2030। एंड जस्ट टू शो यू कितना ऑप्टिमिस्टिक है, आपको याद है मैं आपको बता रहा था कि भारत में इतना अमाउंट्स का रिन्यूएबल एनर्जी एज ऑफ नाउ इंस्टॉल्ड है। इस सबको टोटल करोगे तो कितना आया? 172.41 गीगावाट्स। हमें चाहिए कितना आने वाले 6 सालों में? 500 गीगावाट्स। मतलब इन 6 सालों में वी नीड टू क्रिएट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 327.59 gigawatts. This is the target and this is the opportunity for these companies जो इस सेक्टर में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इसका बेनिफिट ले सकती हैं। एंड दैट इज वाई आप देखोगे वीक स्टॉक्स सुजलॉन वो भी चढ़ गए यार, और दबा के चढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। एंड इसमें स्टॉक्स होंगे टाटा पावर, अडानी पावर, NTPC, आयनॉक्स। वही मैं बता रहा हूँ, अगर इस सेक्टर में आपने अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज कर ली, तब तो देखो सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज हाउ पावरफुल दिस सेक्टर इज। एंड अगर आप चाहते हो कि गोयला, हाउ शुड आई चूज अ गुड स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, गोयला का इसमें एक पूरा फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है। इट्स कंप्लीटली फ्री स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास। इस सेशन को लाखों लोग अटेंड कर चुके हैं, गिविंग इट दिस रेटिंग एंड द एंटायर लिंक इज मेंशन्ड इन द पिन्ड कमेंट इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्टर, और ये भी बहुत टॉक्ड अबाउट रहा है, इसकी तो बहुत बात हुई है कि ये सेक्टर भाई लोगों की नौकरियां खा जाएगा। व्हाट विल हैपन विद दिस सेक्टर? एंड दिस सेक्टर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस साल सर जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई ना, मैं शायद ही पिछले 13 साल में जब से स्टॉक मार्केट में आई कैन रिमेंबर कि इस सेक्टर का इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जितनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई यार। बिकॉज ये सेक्टर कैसा है कि इट इज अननोन ऑल्सो फॉर लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली ऑल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और बस सुनने के अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। और ChatGPT भी हमने देखा है एंड ऑल ऑफ अस हैव सीन कि व्हाट लेवल
टिल व्हाट लेवल चैट जीपीटी कैन परफॉर्म, किस लेवल पे इट कैन डू वेल। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। बट एक चीज लोग कंफ्यूज करें ना कि एआई इज नॉट ओनली चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टर्म है और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो एक बार इसको समझते हैं सो दैट यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर और नॉट, और तभी करना अगर आपको इस सेक्टर समझ आए, आपको धंधा समझ आए। आइए अब जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो ना, इसमें आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है, 5G आता है, ए आता है, बहुत सारी चीज आती है। एक एक करके बात, सबसे पहली चीज देखते हैं सर इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री पे आप आइए सर। 2022 में इट वाज ऑफ $672 मिलियन। इंडिया में की इंडस्ट्री का साइज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 2029 में इट इज प्रेडिक्टेड ये हो जाएगी $3,966 मिलियन की इंडस्ट्री, मतलब a CAGR growth of 32.26%। 32.26% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट करना भी रिडिकुलस है, मतलब ये फोरकास्ट बनाना भी रिडिकुलस है, एंड दे हैव डन इट। ये फोरकास्ट आई हुई है, इट शोज कि यार इंडस्ट्री में दम है, राइट। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? सबसे पहला जो डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जो लोगों पे डेटा जनरेट हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद इतना सारा डेटा आ गया है, उस डेटा पे इनसाइट्स चाहिए, कंपनीज को इनसाइट्स चाहिए। अब तो इस लेवल पे डेटा भी आ रहा है कि आने वाले टाइम पे आप गाड़ी कहाँ पार्क कर रहे हो, कितनी स्पीड में चला रहे हो, कितनी देर चला रहे हो, किस टेम्परेचर में पार्क कर रहे हो, फिर कैसे रिस्टार्ट करते हो, इंजन कैसे यूज कर रहे हो, उस सब का डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। इतना सारा जब डेटा आएगा, इनसाइट्स को निकालनी पड़ेगी, और इन्हीं इनसाइट्स को यूज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड और बढ़ी जा रही है, एंड आई डोंट सी दिस स्टॉपिंग एज ऑफ नाउ एटलीस्ट। तो ये तो देखो अनसेड है कि एआई पे कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आपने सुना होगा इंडिया में कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बैंगलोर में तो एआई के हर दूसरे दिन कोई नया स्टार्टअप आता रहता है, सिलिकॉन वैली में आ रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी सुपर प्राउड। मतलब आई रियली फील कि हम बहुत लकी जनरेशन है जो इस एआई को यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू मतलब स्टार्ट टू हम ऑब्जर्व करेंगे कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल जेन्युइनली सी कि क्या क्या चेंज होने वाला है। तो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी पूरा पुश कर रही है इसको। नेशनल स्ट्रैटेजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम गवर्नमेंट बनाना चाह रही है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर आवर स्टार्टअप्स ऑल्सो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर अ पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। सरकार चाहती है कि ये एआई टेक्नोलॉजी यूज हो फॉर हेल्थ केयर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी मेजर थिंग। नाउ हाँ, अब हाउ विल द गवर्नमेंट इंटीग्रेट एआई इनटू ऑल दीज थिंग्स, ये अभी भी क्वेश्चन है। बट एक क्वेश्चन एक्सेप्टेंस का तो है यार, कि गवर्नमेंट एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, क्या है, ब्लाइंड है कि हमें तो पता ही नहीं क्या ये। गवर्नमेंट ऐसा करती है। इस केस में गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग इट, गवर्नमेंट प्लान्स भी निकाल रही है इसके लिए, which shows a very optimistic sign. Just to explain you a bit more, AI में देखो बहुत ब्रांच है। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हम देख रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टास्क दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि नेविगेशन एप्स, ये एआई है। स्मार्टफोन असिस्टेंट्स है ना, सिरी, गूगल असिस्टेंट, फिर राइड शेयरिंग एप्स, स्पीच रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन, ये सब एआई टूल्स हैं। उसके बाद आएगा आरपीए, दैट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ रोबोट्स है टू मिमिक ह्यूमन बींग्स। फिर आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कोविड में डिजीज किस स्पेस से फैल रही है, वैक्सीन कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं, वो सब क्वांटम कंप्यूटिंग करता है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी, क्या पता गोयला की यूट्यूब वीडियो 10 साल बाद आप वर्चुअल रियलिटी में देख रहे होगे, और ये एक्चुअली बहुत ईजिली पॉसिबल है। पीपल हैव स्टार्टेड टू क्रिएट कंटेंट ओवर देयर। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कम ऑन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, आई नो सब भूल चुके हैं इसके बारे में, बट ये टेक्नोलॉजी का भी स्कोप है। फिर आता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड अगेन दिस इज सुपर क्रेजी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि आजकल हर चीज ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करिए। आपकी वॉशिंग मशीन वाईफाई से कनेक्टेड है, गाड़ी कनेक्टेड है, टीवी कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विदाउट ह्यूमन बीइंग्स इंटरफेयरिंग। ये विद टाइम बढ़ता ही जाएगा। फिर 5G, व्हेन 5G कम्स वी कैन हैव ड्रोन डिलीवरी, वी कैन हैव ट्रैफिक मैनेजमेंट टू एन एक्सटेंट जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज स्पीड उस टाइप पे बढ़ जाएगी 100 टाइम्स बेटर देन नाउ। और अभी हमें लग रहा है कि हमें 100 टाइम्स का नीड ही नहीं है, बट एक बार खुलेगा तो इतने ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएंगी दैट इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड एआई की कंपनीज जो गोला जिस कंपनी में एआई में इन्वेस्ट रखा है वो है टाटा एलेक्सी, इट्स फैंटास्टिक, प्लीज चेक इट आउट, बट डू योर ओन रिसर्च। फिर Persistent सिस्टम्स, फिर साइंट है, इसमें गोयला पूरी एआई इंडस्ट्री में वीडियो बनाई थी, तो यू कैन चेक दैट आउट। थोड़े फिगर्स उसमें पुराने होंगे, बट आपको इंडस्ट्री का आइडिया पड़ जाएगा और आपको चल जाएगा कौन सी कंपनी इस इंडस्ट्री में कैसे पार्टिसिपेट कर रही है। आई नो लग रहा होगा घोला है, बहुत कॉम्प्लिकेट भारी है, कोई नहीं, आप बस देखते जाओ। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ना, हफ्ते में 3 वीडियोस आती हैं, उन 3 वीडियोस को आप बस कंप्लीट करके देख लो यार। आप हेडफोन लगा के कुछ और काम कर लो, बस सुन लो मेरी वीडियोस। होगा क्या, मैं आपको इतना डेटा, इतनी चीजें भर दूंगा ना, आपके दिमाग में खुद वो हल्की हल्की सिंक इन कर जाएगा। 2-3 महीने बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ये गोयला का प्रॉमिस है आपसे, तो बस देखते जाओ, एंड तक खींचना है, रुकना नहीं है। फिर आ जाता है 4th सेक्टर, विच इज द
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ना ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें सब बहुत, इसमें केबल आ जाएंगे, इसमें आपका सीमेंट भी आ जाएगा, इसमें आपका रेलवेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, कनेक्टिविटी भी आ जाएगी, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और मेन जो एक बहुत गवर्नमेंट फोकस करी वो लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सामान इधर से उधर पहुंचाना, क्योंकि किसी भी देश को ऊपर बढ़ना है सर, लॉजिस्टिक्स तो अच्छे होने ही चाहिए उस देश में। बिकॉज आप धंधा कैसे कर लोगे, बढ़ना बिजनेस कैसे कर लोगे अगर उस देश में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, ट्रक्स का रेलवे सिस्टम ठीक नहीं है, क्या हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज फोकसिंग ऑन, एंड दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। जैसे आप देख सकते हो एज ऑफ नाउ 2023 में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इज ऑफ $186.24 बिलियन। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये हो जाएगा 2028 में, सिर्फ आने वाले 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में ये इंडस्ट्री हो जाएगी ऑफ $294.12 बिलियन, मतलब a CAGR ग्रोथ of 9.57%. And some strong companies तो आपको यहाँ पे दिख ही रही हैं। There's JP, there's Startup Project, there's Simplex, HHC, Larsen Toubro, and बहुत सारी strong company. By the way, Larsen Toubro is actually super strong fundamentally also. Coming back to this, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्यों है? अगर हम देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं दोस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। क्योंकि अगर इंडिया में आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, अगर आप लोगों की इनकम बढ़ा दोगे तो फिर होगा क्या, लोग एजुकेशन ही फोकस करेंगे, पीपल कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स। अगर किसी के पास पैसा होगा नहीं तो गवर्नमेंट भी किस हद तक हेल्प करेगी। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गवर्नमेंट को एक आदमी को पूरा मछली नहीं खिलानी है, गवर्नमेंट को आदमी को मछली पकड़ना सिखाना है। दैट इज द मेन गेम। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, कंपनीज आएंगी प्रोड्यूस करने के लिए, बस जॉब्स की जॉब्स आपके सामने, कितनी अपॉर्चुनिटीज एक सामने आ जाएंगी। दूसरा ये China+1 पॉलिसी हो रही है, इंडिया को सब फेवर वैसी कर रहे हैं। दूसरा ये China+1 पॉलिसी हो रही है, इंडिया को सब फेवर वैसी कर रहे हैं। तो अगर इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन जैसी कंट्रीज का अगर 80% इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक भी आ गया ना सर, हम अलग लेवल पे फोड़ देंगे। दिस आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। दैट इज द पोटेंशियल इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छे हैं, आपकी अच्छी खासी जोग्राफीज हैं, हर टाइप का टेम्परेचर मिल जाएगा। एंड डिमांड, द डिमांड इज क्रेजी इन दिस कंट्री, क्रेजी। हम पूरा देश भूखा है फॉर डिमांडिंग न्यू थिंग्स। अब आते हैं लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लॉजिस्टिक्स मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाना, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, हर चीज इसमें आ जाएगा। अब एवरेज अगर मैं देखूंगा ग्लोबल बेंचमार्क क्या है, एक देश का 8% जीडीपी शुड बी लॉजिस्टिकल कॉस्ट, मतलब जीडीपी का 8% ज्यादा लॉजिस्टिकल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जितनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी उतनी तो कंपनी उधर रहेंगी, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चर करना आसान है, सब इधर उधर करना, ट्रांसपोर्ट आसान है। जो 8% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिस इज द ग्लोबल बेंचमार्क। भारत में एज ऑफ नाउ वो है 14 to 18%। दैट इज अ मेजर इशू। अब गवर्नमेंट इसको बहुत पुश कर रही है। अगर मैं रिसेंटली देखूंगा तो एफर्ट्स गए हैं नए रोडवेज पे, रेलवेज पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, बहुत सारी वेयर हाउसिंग लाइन्स पे काम किया है, जिसके से अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्टिंग इज इंप्रूविंग, बट अगेन वी हैव अ मैसिव स्कोप टू इंप्रूव। जैसे भारत लॉजिस्टिक्स में इन 2018 भारत की रैंक थी 44, अब 2023 में भारत की रैंक हुई है 38। आपको लग रहा हो अच्छा है, बट 38 भी ज्यादा अच्छा है नहीं। हाँ इंप्रूवमेंट है, बट ज्यादा अच्छा नहीं है। हम जिन देशों को बीट करना चाहते हैं, जर्मनी इज 3rd रैंक, जापान 13th रैंक, यूएसए 17th रैंक, एंड बात करते हैं चाइना की, जहां बोलते हैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, दैट इज रैंक 19th। बट द गुड थिंग है कि गवर्नमेंट देखो यार एफर्ट डाल रही है, इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है, पूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन आई है, गति शक्ति आई है। टारगेट क्या है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को कलेक्टिवली आगे बढ़ा के ले जाना है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का बजट स्पेंड से देख सकते हो, ये बड़ा इजी है क्योंकि गवर्नमेंट बजट पे कितना खर्चा करिए, कहां खर्चा करिए, आपको समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट फोकस कर आई है। यूनियन बजट इसी साल फरवरी में जो हुआ था, 2023 में हुआ था, जो कैपिटल आउटले फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हैज इंक्रीज्ड टू 2.59 लाख करोड़। दैट्स फैंटास्टिक। जो रास्ते हैं, ओ माय गॉड, आई थिंक हम बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजें। वी आर नॉट रियलाइजिंग इंडिया किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, और नॉट रियलाइजिंग एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी है। फिर आते हैं रेलवे पे। रेलवे स्टॉक्स हमें पता है सब के सब भागे हैं। बजट हैज बीन इंक्रीज बाय 51%। उसके ऊपर एडिशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, एडिशनल हेलीपोर्ट्स आ रहे हैं, वाटर के एयरड्रोम्स आ रहे हैं। दिस इज द बजट आउटले। आप देख सकते हो गवर्नमेंट का मेन फोकस किधर किधर आ रहा है, जो है रेलवेज, नेशनल हाईवेज, रोडवेज, टॉप 3। अब आ जाते हैं 5th सेक्टर में, जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। बेसिकली यार अब आप देखोगे हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, स्क्रीन हर जगह ही आ गई है, एंड ईएमएस का इधर ही बड़ा रोल है। ईएमएस क्या है? ईएमएस है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अगेन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एज ए इन्वेस्टर आपको देखना जरूरी है कि एज ए इन्वेस्टर व्हेन यू चूज अ सेक्टर का काम क्या है। विल यू ओनली गो ऑन डेटा? जो मैं आपको डेटा बताई जा रहा हूँ यार, डेटा तो मैं हर सेक्टर का अच्छा समझता हूँ। अभी इन सेक्टर का डेटा अच्छा चल रहा है तो अभी थोड़ा सा इनको सिलेक्ट कर दिया। यू नीड टू डिसाइड कि यार
फ्यूचर में आपको क्या ग्रोथ नजर आ रही है? मतलब टू कोट हेनरी फोर्ड, इफ यू आस्क पीपल व्हाट दे वांट, दे विल से फास्टर हॉर्सेस, दे वोंट से दे नीड कार्स। आपको देखना आपको क्या चाहिए। तो अब डिजिटलाइजेशन, डिजिटल स्क्रीन हो रही है व्हीकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोटिव, मतलब फ्रिजेज में डिजिटल स्क्रीन आने लग गई है यार, वॉशिंग मशीन में डिजिटल स्क्रीन लग गई है। ये सब है क्या? ये सब ईएमएस ही है। जैसे मोबाइल फोन्स, देन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, देन टेलीकॉम आ गया, राउटर्स हो गए आपके, इंडस्ट्रियल में एनर्जी मीटर्स, एचएमएस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन, एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन, फिर स्मॉल अप्लायंसेज, पंखे, वाटर हीटर, अब ये भी सब टच आ रहे हैं, ये भी सब फोन एप्लीकेशन से कंट्रोल होने वाले आ रहे हैं यार। किचन अप्लायंसेज, गाड़ियां, मेडिसिन, लाइटिंग, हर एक चीज। तो जो स्कोप है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ कोर्स इसमें चाइना रहा है, बट चाइना +1 पॉलिसी से इंडिया कैन बेनिफिट एंड इंडिया इज बेनिफिटिंग। एज ऑफ नाउ इंडिया ईएमएस का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और एडवांटेज क्या है? यहाँ स्किल्ड लेबर है, यंग लेबर है, सस्ती लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सस्ती है, बिकॉज ऑफ इट इज प्रोजेक्टेड कि शॉक नहीं होगा कि आने वाले टाइम में भारत ईएमएस सेगमेंट का नंबर 1 प्लेयर बन जाए। टाइम लगने वाला है टू बीट चाइना, अनडाउटेडली बहुत टाइम लगने वाला है, बट वी आर ऑन द ट्रैक फॉर दैट। एज यू कैन सी हियर, ईएमएस इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ इंडिया का ये है, आने वाले टाइम में ये है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, चाइना इज अ लीडिंग प्लेयर बाय अ ह्यूज मार्जिन, बट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ओवरटेक अनडाउटेडली। और अब इंडिया की इतनी बात हो रही है ना, तो एक ऐसा सेक्टर है इंडिया का जो बहुत क्रिटिकल है, और मतलब अगर ये विद टाइम बढ़ जाता है, इंडिया वुड हैव बीन नेक्स्ट लेवल। बट अब फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट थोड़ा फोकस कर रही है, एंड आपको भी फोकस करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। ये है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। यस, टूरिज्म इंडिया में इस लेवल पर, मतलब यू आस्क एनीवन, वो आपको बोलेंगे सर अगर आप इंडिया घूम लिए ना लाइफ टाइम में, यही बहुत है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी बाहर आप सोच रहे हो ना, इंडिया में उससे बेटर अवेलेबल है 10 टाइम्स। बट प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट मार्केटेड बाय। लिविंग इन इंडिया ना, हम ये रियलाइज नहीं करते, जैसे मैंने भी रियलाइज नहीं किया है, बट मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बताया कि मेरे फ्रेंड्स के जो अगर कोई काम कर रहा है वहाँ पे, किसी का बिजनेस है, तो वो बहुत सारे जब वो आते हैं इंडिया वापस, चाहे दिवाली पे या किसी शादी पे, they want to get their friends along and their friends want to come along। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं you are from India, we want to come, like Australians, Europeans, Americans, सब they're crazy after India। बट प्रॉब्लम क्या है? वो तभी भी नहीं आते हैं। Why? बिकॉज उनके हिसाब से इंडिया में कल्चरल देखने को बहुत चीज़ें हैं, बट यहाँ पे सब स्कैमर्स हैं, और ये एक्चुअली फेमस है। यू सी हाउ वी ट्रीट टूरिस्ट। अगर आपको दिखता है कोई वाइट आदमी दिख जाता है तो उसके पीछे फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। एंड हो सकता है कि ये आपको लग रहा हो क्या स्टूपिड है, मुझे भी लग रहा था एक पॉइंट में क्या स्टूपिड है, मतलब कोई जस्ट बिकॉज समबडी इज वाइट स्किन आपसे फोटो खिंचवा रहे हो, मतलब फॉर नो राइम रीजन। बट इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स दैट यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, विच मीन्स दैट आपकी घर की इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रही है, यू आर क्वालिफाइंग टू पे इनकम टैक्स, विच मीन्स यू आर प्रिविलेज इन दिस कंट्री। अगर आप इनकम टैक्स पे करो, यू आर प्रिविलेज इन दिस कंट्री, स्टैटिस्टिक आपको बता रहा हूं। तो वी कांट जज द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री व्हाई दे हैव सच अ फैसिनेशन ऑफ वाइट स्किन, अभी भी बड़ी है। एंड हमारे इंडिया हैज बीन मार्केटेड वेरी पूरली, बहुत खराब इंस्टेंसेस हुए हैं। यूट्यूब में देख लो, डोंट कम टू इंडिया, कितनी फॉरेनर्स की वीडियो ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, विच इज अनफॉर्चुनेट। एंड अगर इंडिया में आ गए तो इंडिया में इतनी सारी चीजें घूमने को है, द कल्चरल डाइवर्सिटी, द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, द खाना, ओ माय गॉड, खाना एवरी 50-100 किलोमीटर्स एवरीथिंग चेंजेस। दैट इज द स्कोप ऑफ अ कंट्री। अगर हमारे अपने जो आर्किटेक्चरल पॉइंट्स हैं, जो मंदिर हैं, जो हमारे हेरिटेज पॉइंट्स हैं, अगर उनको हम एक डिसेंट लेवल पे भी भारत मेंटेन कर लेना, हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे ओनली बाय दिस, राइट? एंड यस, इट्स ऑल नॉट बैड, क्योंकि अब आई फील इंडिया को मार्केट बड़ा अच्छा किया जाए। G20 समिट हुआ इंडिया में, ICC बोल रहे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, ओलंपिक्स होस्ट करने की बातें हो रही हैं। इन इवेंट्स में इंडिया पे आई बॉल्स बहुत सारी आती हैं, टूरिज्म का पॉसिबिलिटी बढ़ता है, लोगों का एक्सपीरियंस चेंज होता है, वी कम आउट टू द वर्ल्ड। सो फॉर दिस it is promising, but हाँ, a lot of scope to grow here. As you can see, as of now, India का travel and tourism है $23.5 billion. It is expected कि 2028 में 4.73% की CAGR ग्रोथ होगी, जो इतनी हाई CAGR ग्रोथ नहीं है मेरे हिसाब से, to $29.61 billion. Companies that will do very well, obviously इसमें लेमन ट्री हो गया, ताज हो गया, ITC हो गया, कंपनी जो टूर्स एंड ट्रैवल्स, ओबरॉय होटल्स, इन सब में है। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टॉक इंडियन होटल्स का, जो आप डेफिनेटली चेकआउट करो। बट अगेन प्लीज गो फॉर द वेबिनार स्टॉक सिलेक्शन मास्टर, सो दैट आप खुद डिसाइड कर पाओ कि अच्छा एक स्टॉक क्या है, फंडामेंटली एनालाइज करके। और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक तो अब तो बनता है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.